नमस्कार दोस्तों, 16 अप्रैल 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज सैटरडे था, करंट अफेयर सुबह ही आपको मिल चुकी है, एडिटोरियल थोड़ा सा लेट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं? एक न्यूज जो कि पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो है जो कर्नाटका के रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर हैं के.एस. ईश्वरप्पा। इन्होंने यहाँ पे रिजिग्नेशन दे दिया है। इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, बसवराज बोमई जी की तरफ से, जो कि चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के, इन्होंने मॉरल आधार पर, एथिकल आधार पर रिजिग्नेशन दिया है। कुछ आप कह लो करप्शन टाइप के इल्जाम लग रहे हैं इनके ऊपर इल्जाम लगाए कॉन्ट्रैक्टर ने कि उस कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने फोर्स किया कुछ पैसों के लिए, किकबैक्स के लिए। ये किकबैक्स का क्या सीन है ओवरऑल कर्नाटका की पॉलिटिक्स में? कर्नाटका के बसवराज बोमई से पहले के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी करप्शन के इल्जाम के चलते रिजाइन किया गया था। तो वो सब जो है इश्यूज, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक है, तो बहुत डिटेल में जाना ठीक नहीं है। नेक्स्ट भाई, यहाँ पे द परस्यूट ऑफ टू कोर्सेज साइमल्टेनियसली इन फिजिकल मोड इज प्रॉब्लमेटिक। रिसेंटली ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने गाइडलाइंस निकाली है और ओवरऑल आप दो कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो साइमल्टेनियसली। दोनों ऑफलाइन मोड में हो सकते हैं, एक ऑफलाइन मोड एक ऑनलाइन मोड में हो सकता है, दोनों ऑनलाइन मोड में हो सकते हैं। अब इस बात को लेके कुछ इश्यूज उठाए जा रहे हैं, कुछ रिजर्वेशंस उठाए जा रहे हैं इस आर्टिकल में, इसको देखेंगे। फिर भाई, टीबी पेशेंट्स के लिए दवाई जरूरी है, लेकिन ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि दवाई से ज्यादा टीबी पेशेंट्स के लिए प्रॉपर खान पान जरूरी है, और उसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे ऑथर ने। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे। और श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका है। रिडेम्पशन कैसे होगा श्रीलंका के, इसके बारे में कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये टोटल 4 आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं ईश्वरप्पा वाली न्यूज से। तो यहाँ पे हुआ क्या है, तो उडुपी टाउन पुलिस में एक केस बुक हुआ, एक एफआईआर यहाँ पे बुक हुई है, और इल्जाम लगा कर्नाटका के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के ऊपर, के.एस. ईश्वरप्पा के ऊपर, कि इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर को इतना प्रेशर में डाला कि उसने यहाँ पे सुसाइड ही कर लिया। वो यहाँ पे सुसाइड नोट छोड़ के गया, उसमें ईश्वरप्पा का नाम लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम था संतोष पाटिल। संतोष पाटिल का क्या बोलना था कि इनको और कुछ और कॉन्ट्रैक्टर्स को बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में हो रहे एक टेंपल फेयर के लिए कुछ काम दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो कॉन्ट्रैक्टर्स का है काम सरकारी काम उठाना। अब सरकारी काम, अगर आपको देखिए, ये बात हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स जब कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे से अगर कनेक्शंस अच्छे हैं तो आराम से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि कुछ ग्राम पंचायत मेंबर से मिनिस्टर ने बोला कि ठीक है भाई, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करो। अब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया, तो उन्होंने खर्चा करके ओवरऑल वहां पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की तरफ चले, लेकिन पैसा ज्यादा खर्च हो गया। और यहाँ पे इल्जाम ये लगाया जा रहा था कि जितने का कॉन्ट्रैक्ट था उसका 40% पैसा यहाँ पे वापस मांगा जा रहा था। ठीक है, तो यही इल्जाम लग रहा है यहाँ पे के.एस. ईश्वरप्पा जी पे। और मैं आपको पहले भी बता दूं कि पहले भी कर्नाटका स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन कंप्लेन कर चुका है इस बात को लेके कि कर्नाटका के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं उसमें 40% का किकबैक मांगा जा रहा है। 40% का किकबैक मतलब कि अगर 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट इस शर्त पे देंगे कि तुम 4 करोड़ हमें इलीगल घूस दे दो। बेसिकली ये है यहाँ पे इलीगल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई भी इल्जाम यहाँ पे प्रूव्ड नहीं है, ये बस एलिगेशंस हैं। और ये एलिगेशंस पहले भी लगाए गए हैं, किसके द्वारा? कर्नाटका स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के द्वारा। और अपने सुसाइड नोट में भी कुछ कुछ संतोष पाटिल यहाँ पे यही लिख के गए। जुलाई 2021 में कर्नाटका स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी कि भाई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 40% की घूस मांगी जा रही है, ये गलत है। और उसके बाद अब देखो, केंद्र की सरकार की तरफ से स्टेप भी हुआ। जो उस समय के कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे उनको रिजाइन करना पड़ गया। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ पहले कौन थे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो रिजाइन किए और उसके बाद गद्दी पर बैठे यहाँ पे आपके बसवराज बोमई जी। तो हु वाज द प्रीवियस चीफ मिनिस्टर, नीचे लिख के बताओ। ठीक है भाई, तो इन सब चीजों के चलते फिर से करप्शन की न्यूज यहाँ पे बाहर निकल के आ रही है। और एक्चुअली में ऑथर जो इस आर्टिकल का है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कर्नाटका में ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं बदला है। पहले भी घूसखोरी चल रही थी, किकबैक्स चल रहे थे, अभी भी यहाँ पे किकबैक चल रहे हैं। ये एक सिस्टमेटिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। और ओवरऑल ये जो कमीशन से बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऑथर यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि कमीशन देने में प्रॉब्लम नहीं है, कर्नाटका के इन कॉन्ट्रैक्टर्स को ज्यादा कमीशन देना पड़ रहा है 40%, तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ब्राइबरी एक लिमिट से ज्यादा करनी पड़ रही है। ये सब चीजें ओवरऑल इधर निकल के आ रही हैं।
और ऑटोमेटिकली अब प्रेशर आ जाएगा बीजेपी पार्टी के ऊपर, क्योंकि कर्नाटका के अंदर बीजेपी पार्टी की ही सरकार थी, तो डेफिनेटली बीजेपी पार्टी को एक प्रो बिजनेस एंटी करप्शन पार्टी समझा जाता है। तो अब ऐसे केसेस में अगर कर्नाटका से इस प्रकार की न्यूज निकल के आएगी तो कहीं ना कहीं जो छवि है बीजेपी की वो खराब होगी। और इसी रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो ऑल इंडिया बहुत हद तक वायरल हो रहा है, ठीक है ना। तो करप्शन के ऊपर ध्यान जाता है, पुअर गवर्नेंस के ऊपर ध्यान जाता है। कर्नाटका अपने आप में सिलिकॉन वैली बनने का सपना देखता है, इंडिया से के इकोनॉमिक ग्रोथ में की इंजन की तरह कर्नाटका काम करेगा, लेकिन इस प्रकार की न्यूज कहीं ना कहीं ओवरऑल स्टेट की जो रेपुटेशन है उसको बिगाड़ती है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। द परस्यूट ऑफ टू कोर्सेज साइमल्टेनियसली इन फिजिकल मोड इज प्रॉब्लमेटिक। तो भैया डुअल डिग्री का एकेडमिक प्रोग्राम क्या बताया जा रहा है भैया, देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने फाइनली परमिशन दी थी, इसको मैंने आपको एक अलग वीडियो बना के ही बताया था, करंट अफेयर्स में बताया था। नई गाइडलाइंस रिलीज कर दी गई हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा। अब आप 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकते हो। हाँ, फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी का या एमफिल का प्रोग्राम आप नहीं परस्यू कर सकते, बाकी जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, चाहे अंडर ग्रेजुएशन का हो, चाहे बैचलर्स हो, वो आप परस्यू कर सकते हो 2 कोर्स एक साथ। लेकिन इसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि कोर्स किस प्रकार से आप परस्यू करोगे ये डिसाइड करेगी यूनिवर्सिटी जहां पे आप कोर्स कर रहे हो। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने तो बस गाइडलाइन रिलीज की, गाइडलाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने कोर्सेज आप साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकते हैं, फिजिकल मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, ये सब यूनिवर्सिटी बताएगी जो कोर्सेज को कंडक्ट करा रही होगी। तो भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एक्सटेंशन के हिसाब से पॉलिसी यहां पे लाई गई है। लोगों को मल्टीपल पाथवेज दिए गए हैं लर्निंग के, जिसमें आप फॉर्मल लर्निंग को भी अपना सकते हो, नॉन फॉर्मल मोड्स को भी अपना सकते हो। मतलब डिस्टेंस लर्निंग भी यहाँ पे होगी, ऑनलाइन लर्निंग भी होगी, डिजिटल लर्निंग भी होगी, साथ साथ ऑफलाइन लर्निंग भी होगी जहां पे आप क्लास में जाके सीख रहे हो। 3 वे चॉइस यहाँ पे यूजीसी ने प्रेफर की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन ऑफलाइन मतलब दोनों ही कोर्सेज आप कॉलेजेस में क्लास ऑफलाइन मोड में अटेंड करके कर रहे हो, दूसरा एक कोर्स ऑफलाइन में कर रहे हो, दूसरा कोर्स ऑनलाइन मोड या डिस्टेंस मोड में कर रहे हो, और तीसरा दोनों ही कोर्सेज डिस्टेंस मोड या फिर ऑनलाइन मोड में कर रहे हो। ये तीनों ही तरीके से आप 2 कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हो, यूजीसी की गाइडलाइन यहाँ पे बोलती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कोर्सेज को प्रोवाइड करना ग्राउंड लेवल की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का काम है, और इसके लिए ग्राउंड लेवल की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई यूजीसी के द्वारा। यूजीसी ने गाइडलाइंस रिलीज कर दी है, नीचे के कॉलेजेस फॉलो करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें। लेकिन प्रॉब्लम एक यहां पे ये है कि जब बात आ जाती है कॉमर्शियलिज्म की, तब चीजें बिगाड़ने लगती हैं। पहले क्या था कि यूनिवर्सिटीज को पता था कि एक आदमी ऑफलाइन मोड में एक ही कोर्स कर सकता है पूरा, तो एक ही कोर्स की परमिशन थी। लेकिन अब जब इन यूनिवर्सिटीज को पता चलेगा कि एक ही बच्चा 2 कोर्सेज कर सकता है, तो अगर वो 2 कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड है तो कहीं ना कहीं वो 2 कोर्सेज की फीस देने में भी इंटरेस्टेड है, और फीस पड़ जाएगी भारी। अच्छा, हो सकता है कुछ ऐसे अमीर लोग हो जिनके लिए फीस भारी ना पड़े, बट 2-3 चीजें यहाँ पे एक चीज निकल के आती है। जैसे फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल 2 कोर्सेज से कॉलेज को ज्यादा फीस मिलेगी, लेकिन एक बच्चा जो 2 कोर्स करना चाहता है उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। दूसरा, कुछ लोग अमीर हो सकता है वो 2 कोर्सेज अफोर्ड कर लें, लेकिन अब अगर वो 2 कुर्सियां खाएंगे तो एक कुर्सी किसी दूसरे जिस पर्टिकुलर आप कह लो डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल सकती थी, उसकी सीट यहाँ पे चली जाएगी। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। लिबर्टी आपने दी है इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी स्किल्स को एनहांस कर सके, एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस कर सके एक एडिशनल डिग्री के थ्रू, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना, ये कोर्सेज आप किस बेसिस पे ज्वाइन करोगे, इसके लिए नेचर ऑफ कंपटीशन कैसा होगा, अगर आप 2 लोगों को ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हो तो एकेडमिक कम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, इसमें ध्यान देना जरूरी है। यह बात हमें अभी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक एक बच्चे को भी अगर एजुकेशन देने की बात आए इंडिया के अंदर, तो भी प्रॉपर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस का नहीं है। ऐसे केसेस में कुछ ही अच्छे कॉलेज हैं, और वो अच्छे कॉलेजेस एक ही बच्चे को 2 कोर्सेज पढ़ाने लगे ज्यादा फीस के चलते, तो चीजें ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बिगड़ सकती हैं, ठीक है। फिर जो बच्चे एकेडमिकली प्रोफिशिएंट है, 2 कोर्सेज को एक साथ पढ़ के परफॉर्म कर सकते हैं, जो फाइनेंशियली प्रोफिशिएंट है वो यहाँ पे एडवांटेज ले जाएंगे, और बाकी लोग यहाँ पे डिसएडवांटेज पे चले जाएंगे। और इंडिया की अगर बात की जाए तो पर लाख पॉपुलेशन पे हमारी जो कॉलेज डेंसिटी है वो आप कह लो सबसे कम है, मतलब आप कह लो बहुत पुअर है। यहां पे देखिए क्या लिखा है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट आई 2019-20 की, पर लाख बच्चों पे, जो कि पर लाख की पॉपुलेशन पे, जो 18 से 23 साल की एज ग्रुप की पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पे केवल 30 कॉलेज हैं, जो कि कहीं ना कहीं कम बताए जा रहे हैं। अब 2 कोर्सेज साथ में करने वाला जो ओवरऑल स्टेप है,
क्या ये पहले कभी हुआ है? जी हाँ, हुआ है। अगर आप देखो तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की फुरकन कमर कमेटी थी, जिसने एक डेकेड पहले ये रिकमेंड किया था कि भाई डुअल प्रोग्राम्स आप चलाओ, एक प्रोग्राम ऑफलाइन मोड में होना चाहिए और दूसरा प्रोग्राम ओपन डिस्टेंस मोड में होना चाहिए। एक डेकेड पहले ऑनलाइन मोड की पढ़ाई इसलिए नहीं थी, इसलिए ओपन डिस्टेंस मोड कह रहे हैं। मतलब फुरकन कमर कमेटी के हिसाब से ओवरऑल आप कह लो कि एक जो चल रहा है, कोर्स चल रहा है, वो ऑफलाइन मोड में चल रहा है, और जो दूसरा कोर्स चल रहा है वो आपका ऑनलाइन मोड में चल रहा है, या फिर कह लीजिए डिस्टेंस मोड के तरीके से चल रहा है। तो ये एक तरीका अपनाया जा सकता है। लेकिन आज की डेट में तो ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि भाई जो दोनों कोर्सेज आपने फिजिकल मोड में परमिशन दे दी, ऑफलाइन मोड में परमिशन दे दी, इसको कहीं ना कहीं रिकंसीडर किया जा सकता है। मतलब यूजीसी की जो गाइडलाइंस है कि दोनों कोर्सेज आप फिजिकल मोड में करा सकते हो पैरेलली, वो यहां पे अगर आप एक बार को देखो तो वापस ले सकते हो स्टेप। ये स्टेप ग्राउंड लेवल पे डिजायर्ड रिजल्ट लेके आएगा नहीं आएगा, इस बात पे थोड़ा डाउट बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे 2004 का एक डॉक्यूमेंट है फॉर इनिशिएशन ऑफ डबल मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, where it had proposed a gap before an engineering degree holder could enroll for an additional add-on degree course। देखिए क्या हुआ था, 2004 में एक डॉक्यूमेंट आया था। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई देखो, फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने पावर इंजीनियरिंग की है विद मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन। तो हमारी पढ़ाई में पहले जो 1.5 साल की पढ़ाई थी वो कॉमन सब्जेक्ट्स थे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों के बच्चे वो पढ़ रहे थे। लेकिन पावर इंजीनियरिंग में 3 सेमेस्टर्स के बाद हमें एक चॉइस दी गई कि या तो आप मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन दो या इलेक्ट्रिकल लो। मैंने मैकेनिकल ली तो मेरे सामने सोम टोम जैसे टॉपिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मशीन, इस तरीके की चीजें आने लगी। और अगर आप इलेक्ट्रिकल में देखो तो उनके सामने इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स आने लगे। तो जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई होती है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई इंजीनियरिंग में, वो कुछ कॉमन कोर्स के बाद आती है। तो वो कॉमन कोर्स आप पहले पढ़ा दो, फिर किसी एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का आप स्पेशलाइजेशन पढ़ा दो, फिर थोड़े गैप के बाद दूसरे इंजीनियरिंग का स्पेशलाइजेशन पढ़ा दो। तो इस प्रकार से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के 2 कोर्सेज एक इंडिविजुअल कर सकता है। ऐसा एक डॉक्यूमेंट 2004 में रिलीज किया गया था। कुछ इस प्रकार की चीजें यहां पे भी होनी चाहिए। तो चाहे बीई हो, चाहे बीटेक हो, चाहे कोई दूसरा कोर्स हो, उन कोर्सों में जो कॉमन आपका कह लो वो है, मतलब सिलेबस है, कॉमन करिकुलम है, उसको पहले पढ़ा दो। और उसके बाद जो स्पेसिफिक करिकुलम है उनको सूटेबल गैप्स के साथ पढ़ाओ। तो बच्चों के पास जो कोर्स क्रेडिट है वो धीरे धीरे, जैसे फॉर एग्जांपल कि बी बीटेक में टोटल 160 कोर्स क्रेडिट है, तो लगभग 52 से 60, लगभग 33 से 38% कोर्स क्रेडिट हर स्ट्रीम में कॉमन होते हैं। चाहे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो, चाहे आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के हो। लेकिन बाद के जो पढ़ाई होती है वो स्पेसिफिक होती है। तो स्पेसिफिक पढ़ाई से पहले ये जो कॉमन है इसको कॉमन तरीके से करा दो, स्पेसिफिक पढ़ाई में थोड़ा गैप रख के आप 2 कोर्सेज पढ़ा सकते हो। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही। तो यहाँ पे पॉलिसी को प्रैक्टिकल बनाने की जरूरत है। ये जो पॉलिसी गाइडलाइंस यूजीसी के द्वारा दी गई है ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, द फ्लूड वैक्सीन इज राइट। यहाँ पे जो ऑथर है, और ऑथर भैया पढ़े लिखे इंसान है, बड़े आदमी, के.आर. एंटोनी साहब, पेडिट्रिशियन है कोची केरला के और फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर छत्तीसगढ़ के। क्या बोल रहे हैं इनका ये बोलना है कि पहले के समय पे जब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तब सबको ये लगता था कि हर बीमारी की एक दवाई होती है पिल, और अगर वो पिल तुम खा लोगे तो वो दवाई तुम्हारे अंदर के कीटाणु और बीमारी को मार देगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो कीटाणु कोई वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। उस समय पे जेनेटिक और मेटाबॉलिक कॉजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर, इस प्रकार की चीजों के प्रति लोगों की अवेयरनेस कम थी, नॉलेज कम थी। तो लोगों को लगता था भाई दवाई खा ली तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन आज की डेट में हमको पता है कि सिर्फ दवाई खा के कुछ नहीं होता है, आपको और भी बहुत से फैक्टर्स, किसी एक बॉडी का जेनेटिक मेकअप, किसी एक बॉडी का आप कह लो इन्वायरमेंट जहां पे वो रह रहा है, इन सब चीजों पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है दवाई प्रॉपर तरीके से इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। फिर पहले के समय पे एक चीज की अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी सैनिटोरियम वगैरह होते थे, ठीक है ना, अस्पताल वगैरह होते थे, वो माउंटेनियस टेरेन में होते थे। क्योंकि माउंटेन्स में क्या है, हवा प्योर होती है, पानी साफ होता है, खाना अच्छा होता है। तो क्या है कि पहले क्या होता था कि जब टीबी का इलाज होता था ना, तो टीबी के इलाज के लिए जो हॉस्पिटल वगैरह बनाए जाते थे, जो सैनिटोरियम वगैरह बनाए जाते थे, वो रखे जाते थे पहाड़ों में, ठीक है ना। 1943 से पहले टीबी की कोई वैक्सीन नहीं आई थी। 1943 में स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्सीन आई, ठीक है भाई। अब जब स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्सीन आई, सबको लगा वैक्सीन आ गई भाई, अब तो काम हो गया। टीबी की मोर्टेलिटी अगर आप देखोगे तो प्रति 1 लाख आबादी थी 300 लोग, जो कि सीधे 60 पे आ गई इस वैक्सीन के आने के बाद इंग्लैंड और वेल्स में। और सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज से कीमोथेरेपी के आने से पहले टीबी डिसअपीयर हो चुका था।
मतलब बहुत हद तक टीबी की प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट कर चुके थे। अब ऑथर यहां ये तो बता रहा है कि ठीक है भाई, आपने वैक्सीन की खोज की, स्ट्रेप्टोमाइसिन की, टीबी का इंसिडेंस कम हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा एक बड़ी अच्छी यहां पे आपके लोग ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं ऑथर। 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जीबी लेटन ने रिपोर्ट किया कि भाई ब्रिटिश सोल्जर्स के अंदर जो टीबी का इंसिडेंस है वो कम है। ब्रिटिश सोल्जर्स, वो ब्रिटिश सैनिक लगभग मतलब ये ब्रिटिश सैनिक जिनको 1000 कैलोरी प्लस 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रतिदिन खिलाया गया, जिसको उस समय पे रेड क्रॉस डाइट कहा जाता था, उनके अंदर टीबी का फैलाव कम देखने को मिला। और वहीं पे अगर आप देखो तो एक रशियन सोल्जर जो कि इन ब्रिटिश सोल्जर से कम अच्छा खाना खा रहा थे, उनके अंदर टीबी ज्यादा फैलता नजर आया। तो बेसिकली इसके थ्रू ऑथर यहां पे क्या डिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई भले ही आप कितनी भी दवाइयां दे दो, कितनी भी मेडिसिन दे दो किसी को, जब तक आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डाइट को इंप्रूव नहीं करोगे ना, तब तक आप उसकी ओवरऑल सेहत को इंप्रूव नहीं कर सकते। तो कुल मिला के यहां पे ब्रिटिश सोल्जर्स जिनको अच्छी डाइट दी गई 1946 में, और समझिए 1946 में टीबी बहुत बड़ी बीमारी थी। आज की डेट में हम टीबी को कुछ नहीं समझते, बहुत हद तक हम टीबी को हटा चुके हैं, और जिन लोगों को है भी मान लो हो गया, तो भाई दवाइयां अवेलेबल हैं, आप खा के ठीक हो सकते हैं। लेकिन पहले टीबी एक ऐसी बीमारी थी कि हो गया तो सबको लगता था भाई गए। 1943 से पहले तो स्पेसिफिकली 1943 में एक वैक्सीन आ गई तो बड़ी बात हो गई। लेकिन यहां पे ऑथर बोल रहा है कि सिर्फ वैक्सीन नहीं, एक अच्छा खान पान ये बहुत जरूरी था। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने वैक्सीन की इतनी बढ़ चढ़ के तारीफ की कि अच्छे खान पान वाले फैक्टर को भूल गए। जो मेडिकल डॉक्टर्स थे वो एंटीबायोटिक ढूंढने में लगे थे जिससे जर्म्स को मार सकें। जो सोशल डिटर्मिनेंट्स थे डिजीज के, मतलब अच्छे खाने पीने से जो डिजीज को सॉल्व करने वाली बात थी, वो कहीं ना कहीं हमने इग्नोर की। आप देखो तो बहुत सारे ड्रग्स आ गए, राइफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटॉल, पायरेजिनामाइड, ये सब टीबी के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। तो इनको आप ह्यूमन बॉडी में देते हो, ओवरऑल ह्यूमन बॉडी को टीबी से इम्यून बनाने की कोशिश करते हो, बट कहीं ना कहीं इस समय पे अगर सबसे ज्यादा कोई थेरेपी इफेक्टिव है एक इंसान को टीबी से क्योर करने में, तो ठीक है भाई, आप उसको दवाई तो दे सकते हो, जैसे अभी डॉट थेरेपी चलती है, ठीक है ना, डॉट ट्रीटमेंट थेरेपी टीबी के लिए। लेकिन उसके साथ साथ एक इंसान अगर अच्छा खाना खाएगा, हेल्दी खाना खाएगा, तब कहीं ना कहीं वो टीबी से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ पाएगा। तो एक इंसान अगर भूख से गुजर रहा है और उस भूख में आप उसको बिना अच्छा खाना दिए टीबी की दवाई दे दोगे, तो भी उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। जब तक बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी अच्छा खाना खा के एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं आती, तब तक टीबी से लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए ये जो ऑथर है वो ये बता रहा था कि ट्राइबल एरियाज बस्तर और छत्तीसगढ़ में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर इस ऑथर ने सरकार के सामने और अथॉरिटीज के सामने एक प्रपोजल रखा। प्रपोजल क्या था कि भाई जो टीबी पेशेंट हैं उनको एडिशनल राइस, दाल और कुकिंग ऑयल प्रोवाइड किया जाए। लेकिन उसके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया, ट्वाइस बार रिजेक्ट किया गया। इसका यह बोलना था कि ठीक है भाई, टीबी पेशेंट को जो आप थेरेपी दे रहे हो, दवाई दे रहे हो, अच्छा है, लेकिन उनके साथ साथ उसको प्रॉपर खाना दो, दाल, राइस, कुकिंग ऑयल दोगे तो उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। सिर्फ दवाई देने से आप उनको ठीक नहीं कर पाओगे, लेकिन किसी ने इनकी बात मानी नहीं। तो खास बात यहां पे ये क्या है कि ये टीबी को ठीक करने के लिए सिर्फ दवाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ये साथ साथ अच्छी इम्यूनिटी पे फोकस कर रहे हैं। और अच्छी इम्यूनिटी तब हो सकती है जब आपकी फूडिंग हैबिट्स अच्छी हो। क्या बताया जा रहा है? द फैक्ट इज दैट 90% ऑफ इंडियंस एक्सपोज्ड टू टीबी रिमेन्स डोरमेंट इफ देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड देयर बाय इम्यून सिस्टम इज गुड। तो अगर आप टीबी को एक्सपोज भी हो रहा, आपका न्यूट्रिशनल सिस्टम अच्छा है, ओवरऑल आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो भी टीबी आपके अंदर डोरमेंट ही रहेगा, कभी एक्टिव फेज में सामने नहीं आएगा। ओके, इंडिया में इस समय पे लगभग 28 लाख एक्टिव केसेस हैं टीबी के, और टीबी को डिजीज ऑफ द पुअर बोला जाता है। और जो पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, देयर इज 3 से 4 गुना चांसेस, 3 to 4 टाइम्स चांसेस कि अगर उनको टीबी हो भी गया तो वो इलाज कराने जाएंगे नहीं, और अगर वो इलाज कराने चले भी गए तो अपना इलाज पूरा नहीं करवाएंगे अपनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन के चलते। और इसीलिए ऐसे लोगों में जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप देखो तो 2004 से लेकर 2009 के टाइम पीरियड में जो 1695 लोगों को पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट मिला। पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जब ट्यूबरक्लोसिस का वायरस आपके लंग्स को अटैक करे, तो ऐसे टीबी में जो एवरेज बॉडी थी एक मेल की, वो थी 2.1 kg वेट था उसका, और बॉडी मास इंडेक्स था 16। और जो वुमेन का एवरेज बॉडी वेट था वो तो 34.1 kg, और बॉडी मास इंडेक्स था 15। मतलब ये जो आपको 42 किलो वजन और बॉडी मास
इंडेक्स 16 नजर आ रहा है मेन का, और वुमेन का 34.1 और 15, ये बहुत ज्यादा कम है। ये साफ साफ चिल्ला चिल्ला के आपको ये बता रहा है कि भाई हेल्थ अच्छी नहीं है। उस हेल्थ के अच्छे भाई कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन है, और उस माल न्यूट्रिशन की वजह से जो टीबी का आप कह लो बैक्टीरिया है वो डोमिनेंट हो रहा है। फिर यहाँ पे 2014 में एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी डॉक्टर अनुराग भार्गव के द्वारा, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। इन्होंने भी बताया कि जो अंडर न्यूट्रिशन है एडल्ट पॉपुलेशन में, ये सबसे बड़ी ड्राइवर है टीबी एपिडेमिक की। तो क्या भारत सरकार ने कुछ नहीं किया? भाई किया। जो टीबी डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, इन्होंने निकाला एक डॉक्यूमेंट, गाइडेंस डॉक्यूमेंट, न्यूट्रिशनल केयर एंड सपोर्ट फॉर पेशेंट्स विद ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया। उस एक नेशनल वर्कशॉप भी हुई थी यहाँ फरवरी 2016 में बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ओवरऑल कई सारे स्टेप्स यहाँ पे भारत सरकार द्वारा लिए गए। 2019 की जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है, इसने भी बोला कि माल न्यूट्रिशन इज द सिंगल मोस्ट एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर विद डेवलपमेंट ऑफ टीबी। मतलब क्या बताया जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि भाई देखिए, आपको टीबी हो रहा है, आप टीबी को सॉर्ट आउट कर रहे हो। कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हो? दवाई खा के। लेकिन सिर्फ दवाई खा के यहाँ पे टीबी ठीक नहीं होगा। टीबी के लिए आपको चाहिए बैलेंस्ड डाइट, अच्छा खाना। जब तक आपको प्रॉपर अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तब तक आप टीबी के साथ यहां पे जंग नहीं लड़ पाओगे, जीत नहीं लड़ पाओगे। तो आप देखो, एग्स, मिल्क पाउडर, दाल, इस प्रकार की चीजें अगर आप खाने पीने में खाते हो, तब कहीं ना कहीं एंटी टीबी ड्रग्स भी अपना जोर दिखाएंगे। और इस प्रकार का अच्छा खाना खा रहे हो आप, तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, आपको वैसे ही टीबी नहीं होगा। इसलिए आप देखो, अप्रैल 2018 में छत्तीसगढ़ ने भी ग्राउंड नट, मूंग दाल, सोया ऑयल बांटना शुरू किया टीबी पेशेंट्स को। निक्षय पोषण योजना ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स ने कैश सपोर्ट दिया 500 रुपए प्रति महीने तक का टीबी पेशेंट्स को, ताकि वो अपने लिए फूड खरीद सकें, अच्छा खाना खरीद सकें, एक हेल्दी डाइट का इंतजाम कर सकें। तो ये सब बातें बताई जा रही है। टीबी के साथ अंडर न्यूट्रिशन भी आप कह सकते हो सिंडेमिक्स है। सिंडेमिक्स मतलब जब तक आप बैलेंस फूड नहीं खाओगे, टीबी आपके ऊपर डोमिनेंट रहेगा। टीबी आपके ऊपर डोमिनेंट रहेगा, आपकी सेहत अच्छी नहीं हो सकती। तो ये फूड वैक्सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस की डॉट थेरेपी अच्छी बात है, बाकी जो वैक्सीन अवेलेबल है अच्छी बात है, खाइए, आपको हो गया, आपको जल्दी ठीक कर देंगे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो आपकी बॉडी के अंदर इंटेक जा रहा है, तो वो भी अच्छा होना चाहिए। फिर अपने आर्टिकल चलते थे, श्रीलंका स्टेयर्स एट बैंकरप्सी और रिडेम्पशन। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, श्रीलंका के ऊपर सारी आंखें, कैसे ये इकोनॉमिक क्राइसिस को झेलेगा। अब तक की इनकी सबसे खतरनाक इकोनॉमिक क्राइसिस है। मिलियंस ऑफ फैमिलीज इस समय पे स्ट्रगल कर रही हैं, लाइन लगा के खड़ी हुई हैं, फ्यूल स्टेशन के सामने, गैस स्टेशन के सामने, राशन की दुकानों के सामने, कि खाने पीने की बेसिक चीजें मिल जाए उनको। श्रीलंका के डॉक्टर्स के सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया, दवाइयां खत्म हो रही हैं, पेशेंट्स के लिए दवाइयां नहीं है, स्कूल में एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए पेपर नहीं है। यहां दो तीन चीजें क्लियर कट तरीके से श्रीलंका के सामने निकल के आ गई। एक तो वो बहुत हद तक इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ज्यादातर चीजें वो अपनी काम की बाहर से इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, ये जो राजा पाक्सास ब्रदर्स है ना, इनका जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, जो फेल्योर है, वो यहां कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहा है। राजा पाक्सास ने अथॉरिटेरियन की तरह यहां पे रूल किया है, पॉलिसी मेकिंग इनकी बहुत मायोपिक रही। केवल इनके ही नहीं, डेकेड से जो श्रीलंका के पॉलिटिकल लीडर्स की जो पॉलिसी मेकिंग रही है, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट रहा है। उस फॉल्ट के चलते इनका जो डेप्थ है वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। सस्टेनेबल ये कभी भी अपने इकोनॉमिक पैरामीटर्स में हो नहीं पाया। और रिसेंटली हालात इतने बिगड़ गए कि श्रीलंका की सरकार को डिफॉल्ट करना पड़ गया अपने $51 बिलियन के एक्सटर्नल डेब्ट को, जो कि आज तक इन्होंने नहीं किया। डिफॉल्ट मतलब अगर एक सरकार या एक देश अपने देश के बाहर से लोन उठाता है, तो उसकी रेगुलर किस्तें जाती रहनी चाहिए। अगर रेगुलर किस्तों में फेलियर हुआ, तो उसको बोला जाएगा डिफॉल्ट, जो कि श्रीलंका ने भी किया है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ बातचीत हो रही है रिस्ट्रक्शन की, तो आईएमएफ ने बोला होगा कि ठीक है भाई, आप डिफॉल्ट कर लो अभी के लिए। बेसिकली इस समय पे आईएमएफ श्रीलंका की इकोनॉमी के व्हील्स को संभालेगा। अब श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उनको डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करानी है, फॉरेन से पैसा चाहिए। फॉरेन से एक ही कंट्री, एक ही ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे सकता है, और वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब पैसा देता है, तो शर्तें लगाता है। तो श्रीलंका की इकोनॉमी को प्रॉपर तरीके से रीऑर्गेनाइज करवाएगा यहां पे आईएमएफ। तो कहां श्रीलंका के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो श्रीलंका को सिंगापुर बनाना चाहते थे, लेकिन आज ये श्रीलंका की हालत बिल्कुल भीख मांगने जैसी हो चुकी थी। लोगों की थालियों पे रखने के लिए खाना नहीं है उनके पास, और ये उनके लिए एक नेशनल शेम की बात है, उनकी नेशनल एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी शेम की बात है। अब इतना कुछ हो गया है, तो कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स आने चाहिए जो कि रेवोल्यूशनरी हो, जो कि अलग हो, लेकिन वो भी यहां निकल के नहीं आ रहे।
ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका ने अपने डिजास्टर से कुछ भी नहीं सीखा है। अभी भी वो ज्यादा उधार मांग रहे हैं, अभी भी पुराने उधार को और लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोई प्रॉपर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स श्रीलंका की तरफ से नजर नहीं आ रहे हैं। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड श्रीलंका के ऊपर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंपोज करेगा वही निकल के आएगा। अब यहाँ पे आईएमएफ के पैकेज के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आते हैं, वो क्या क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं श्रीलंका की सोशल पॉलिटी के ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर, ये हमें यहाँ पे देखना समझना जरूरी है। देखिए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आईएमएफ श्रीलंका को कुछ बिलियन डॉलर्स का लोन देगा, 5 बिलियन डॉलर, 10, ज्यादा से ज्यादा 15-20 बिलियन डॉलर्स। एक लिमिट से ज्यादा उधार तो आईएमएफ भी नहीं दे सकता श्रीलंका को। श्रीलंका को खुद यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना पड़ेगा। अब क्या किया जा सकता है? तो देखिए, आईएमएफ के प्रोग्राम में साफ साफ बात यह कि लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाओ, पब्लिक गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो स्पेंडिंग होती है ना श्रीलंका की सरकार की, उसको कम करो। इकोनॉमिक कंसोलिडेशन में और फिस्कल प्रूडेंटनेस में होता यह है कि आप खर्चे हिसाब से करने लगते हो। खर्चे हिसाब से करने लगोगे तो जो भी वेलफेयर स्कीम चल रही है श्रीलंका की सरकार की वो अभी के लिए बंद हो जाएगी। तो जब सबसे गरीब तबका है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, टैक्सेस बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो कि श्रीलंका की, आप कह लो जो श्रीलंका का एमएसएमई है, इंडिया के अंदर होता है ना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो श्रीलंका का एमएसएमई सेक्टर यहाँ पे तगड़ा इफेक्ट होने वाला है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। लेकिन अब श्रीलंका के पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस बचा नहीं है। कहीं ना कहीं आईएमएफ जो भी कंडीशन श्रीलंका के ऊपर इंपोज करेगा वो माननी पड़ेगी। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आईएमएफ की इंपोज की हुई कंडीशंस क्या श्रीलंका को इकोनॉमिकली रिवाइव कर सकती हैं? क्या उस आईएमएफ वाली डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग और डिफॉल्ट की जो रीस्ट्रक्चरिंग होगी, क्या वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगी श्रीलंका के लिए? ये एक मेजर सवाल यहाँ पे उठ के आता है। इसके बारे में देखिए अभी ज्यादा कुछ कहना मुश्किल, लेकिन ऑथर यहाँ पे बहुत ज्यादा आप कह लो एम्बिशियस नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा आप कह लो कि पॉजिटिव नहीं लग रहा। ऑथर यहाँ पे कुछ निगेटिव ही बात कर रहा है। जैसे श्रीलंका के लिए इस समय पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना जरूरी है। बेसिकली क्या है कि आईएमएफ जो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस इंपोज करेगा श्रीलंका के ऊपर, श्रीलंका को जब वो कंडीशंस इंपोज करनी पड़ेंगी, इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, तो श्रीलंका के इंपोर्ट्स कम करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो कि श्रीलंका इंपोर्ट करता है वो यहाँ बंद होने वाले हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये है। फिर और क्या बताया गया? रेवेन्यू बेस्ड फिस्कल कंसोलिडेशन, जिसमें टैक्स रेट्स को बढ़ाना, एनर्जी प्राइसिंग रिफॉर्म्स, जिस बेसिस पे एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो पेट्रोल डीजल के दाम है, जो लोगों को आप बेचते हो उसके क्या दाम होगा, ऑब्वियस सी बात है वो दाम यहाँ पे बढ़ेंगे। रिस्टोरिंग डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, नियर टर्म मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग टुवर्ड्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग, अ मार्केट डिटरमिन्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स। ये सब कहीं ना कहीं ओवरऑल श्रीलंका की जो सबसे निचली क्लास है, जो सबसे पुअर तबका है, उसको जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट करने वाला है। आगे आने वाले समय में अगर आप देखोगे तो अभी के लिए श्रीलंका में जो इंटरेस्ट रेट है वो 14% है। जैसे हमारे यहाँ पे नहीं बेंचमार्क पॉलिसी रेट होता है रेपो रेट, तो रेपो रेट वो रेट जिस बेसिस पे आरबीआई बाकी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को पैसा देगा, वो रेट कर दिया गया है 14% श्रीलंका के अंदर। मतलब श्रीलंका की जो बिजनेसेस हैं, जो नए हाउस ओनर्स हैं, जो ओवरऑल बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा मार्केट से बैंक से उठाने की सोच रहे हैं, उनको 14% से ज्यादा पे इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। तो क्या वो लोन लेंगे? ऑब्वियस ही बात है वो लोन नहीं लेने वाले हैं। आगे इस इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते पेट्रोल के, कुकिंग गैस के, ये सब दाम बढ़ेंगे, कंज्यूमर्स के ऊपर भारी पड़ेंगे और 1 से 2 सालों तक श्रीलंका के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद क्या सब कुछ सस्टेनेबिलिटी होने लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आईएमएफ को ये बोलना है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाओ, फीमेल्स बाहर आए जॉब करें। अब देखा जाए तो ये आप कह लो कि बहुत पॉजिटिव डिसीजन है, बहुत पॉजिटिव स्टांस है। भाई अगर देश की 50% जनता जो औरतें हैं उनको आप घर में दबा के रख दोगे, बाहर निकलने नहीं दोगे, नौकरी नहीं करने दोगे, तो कैसे काम बनेगा? कहीं ना कहीं भाई आपको उनको भी बाहर निकालना है। लेकिन ऑथर यहाँ पे कुछ इस तरीके की बात कहने की कोशिश कर रहा है कि जबरदस्ती वो लेडीज जो बाहर निकल के नौकरी नहीं करना चाहती उनको जबरदस्ती अगर आप वर्क फोर्स में घुसवाओगे, ट्रेड को लिबरलाइज करोगे, प्राइस कंट्रोल को हटाओगे, तो जो सोशल फैब्रिक है श्रीलंका का वो टूट जाएगा। ऐसा भी यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। हालांकि मेरे हिसाब से तो ये नहीं बोलना चाहिए भाई, कहीं ना कहीं श्रीलंका की जब तक 100% जनता, एबल जनता बाहर निकल के नौकरी नहीं करेगी, डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगी, तब तक देखो काम बनने वाला है नहीं। तो भाई श्रीलंका की लेडीज को भी सामने आना पड़ेगा, अपने देश के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनको एक रोल प्ले करना पड़ेगा। फिर अगर देखा जाए तो अब तक अपनी पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री में श्रीलंका ने 16 बार आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किया है। जो लास्ट एग्रीमेंट था जून 2016 में, वो था US $1.5 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी।
और इस एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के चलते बहुत सारे और कंट्रीज भी लोन दे देती, क्योंकि आईएमएफ अगर सपोर्ट दे रहा है श्रीलंका को, तो इस सपोर्ट के बेसिस पे बाकी कंट्रियां भी लोन दे देती श्रीलंका को। उनको लगता है कि भाई ठीक है, लोन का पैसा तो देखो यहाँ पे वापस आ ही जाएगा। तो कुल मिला के नेट सी आईएमएफ के एग्रीमेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, कितनी चेंजेस होती हैं, कितनी ओपन इकोनॉमी होती है, कितने रिफॉर्म्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाता है, किस हद तक श्रीलंका की इकोनॉमी ओपन होती है, किस हद तक वेल्थ टैक्स को यहाँ पे इम्पोज किया जाता है, किस हद तक फ्री हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ये सब चीजें हमें देखना बाकी। क्योंकि देखिए आईएमएफ जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एक कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्री मार्केट इकोनॉमी पे काम करता है, और फ्री मार्केट इकोनॉमी में कोई भी चीज फ्री की नहीं आती। वेलफेयर पॉलिसीज के लिए जो स्कोप होता है ना फ्री मार्केट इकोनॉमी में, वो बहुत कम होता है। तो आगे आने वाले समय में अगर श्रीलंका के अंदर आईएमएफ इंप्लीमेंटेड मेजर्स एक लिमिट से ज्यादा इंप्लीमेंट किए गए, तो कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी बहुत हद तक कैपिटलिस्टिक की तरफ जाएगी। जो लोअर तबका है वो लंबे समय तक परेशान होने वाला है, लॉन्ग टर्म में इनइक्वालिटी बढ़ेगी। ये सब इंडिया में भी हमने देखा है, ये सब कहीं ना कहीं चाइना में भी देखने को मिल रहा है, ये श्रीलंका में भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिला हो दोस्तों। ये आर्टिकल लिखा है अहिलान कादिर गमार ने, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और सीनियर लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना श्रीलंका में। तो श्रीलंका के अंदर है और श्रीलंका के व्यू पॉइंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके व्यू पॉइंट बहुत हद तक प्रैक्टिकल होंगे, जो कि ग्राउंड लेवल पे श्रीलंका की सिचुएशन को देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो में मजा आया। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।